Hello students, Kingdom Plantae lecture number 1. This is a very interesting lesson in which you can see the gradual changes in a variety of plant forms which are present around you. आपने स्कूल डेज में सिंपल एवोल्यूशन के मेथड देखे थे. एवोल्यूशन हैपेंस अराउंड यू विच इज नॉट विजिबल, बट इफ यू स्टडी अ मेजर पार्ट, अगर आप 1000 साल 10,000 साल ऐसा पूरा एरिया रिलेट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा मंकीज में डेवलपमेंट होते होते होमोसैपियंस बने. स्कूल डेज में आपने क्या सीखा था? लाइफ ओरिजिनेट इन वाटर, फिश, राइट? फिश बिकम एम्फिबियंस, amphibian become reptiles, reptile become birds, that is aves, and ultimately we get mammals. So how that gradual changes occur even in plant, that we'll discuss in this lesson, Kingdom Plantae. इसके बेसिक्स मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर में भी बताए थे. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने 5 किंगडम सीखे थे, याद करो. मैंने ऐसे हाथ बताया था आपको. व्हाट इज दैट? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया. राइट? सो ये 5 किंगडम है. किंगडम प्लांटे के ये डिविजन्स है जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सीखे थे, लिविंग वर्ल्ड में सीखे थे. ओके, व्हाट वी डिस्कस्ड दैट alga, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperms are the 5 divisions belong to kingdom Plantae, and we mainly focus on angiosperms. Angiosperms are further divided into subdivisions, that is monocotyledonine and dicotyledonine, right? Okay, so फिर हमने क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, हिबिस्कस का क्लासिफिकेशन सीखा था, राइट? सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम मेलोजिनम, ये सब हमने अलग अलग प्रकार सीखे थे. तो वही किंगडम प्लांटे को हमने यहाँ पे डिटेल में सीखना है. Okay, now see the very interesting part that evolution always proceeds from simplicity to complex and most complicated structure. जहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल हम ऐसा देंगे कि होमोसैपियन ने सबसे पहले व्हील इन्वेंट किया. ओके, व्हील से हमने एक कार्ट बनाई, फिर बुलक कार्ट बनाई, राइट? व्हील से हमने ट्राइसिकल, बाइसिकल, देन ऑटोमोटिव्स बनाए. Isn't it evolution of vehicle? Then we develop ships. Then we develop the vehicle which can even fly. And now we are having a wonderful vehicle which can travel even in space. Okay? So ये क्या है? Wheel से space shuttle तक ये पूरा क्या है? Vehicle का evolution. वैसे ही लाइफ का evolution हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सीखा था. थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं. As I told you, Big Bang happened, right? And all that central mass is dispersing and forming different nebulas. एक नेबुला से एक गैलेक्सी बनी, right? हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, उसमें हमारा सोलर सिस्टम, वो सोलर सिस्टम में Earth is the only planet, Mother Earth is the only planet which is having appropriate gravities which can hold the atmosphere, air cushion around it, and we have a wonderful thing with us, that is water. Okay, very primitive earth when it was a fireball. Okay, it was a burning ball. Okay, ये बॉल के अंदर हजारों प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे. तो ये केमिकल रिएक्शन जब हो रहे थे तो उसमें अलग अलग केमिकल बनते गए और एक वंडरफुल केमिकल बना, दैट इज न्यूक्लियोटाइड. ओके, याद करो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड. राइबोन्यूक्लियोटाइड से आरएनए बना और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना. ओके, ये केमिकल इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे आर द जेनेटिक मटेरियल. दे कैरी द इंफॉर्मेशन टू रेगुलेट लाइफ. ओके, याद करो सेंट्रल डोमा ऑफ लाइफ. DNA gives information to RNA, its assistant. RNA gives information to the protein synthesis, and protein are working as enzyme. और हमारे सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शंस ये एंजाइम की वजह से होते हैं. सो एंजाइम्स आर द की फैक्टर्स वाया विच द डीएनए इज रेगुलेटिंग. सो ये प्लैनेट पे जब केमिकल रिएक्शन होते रहे तो पहले क्या बना? न्यूक्लियोटाइड्स बने. पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, फिर मॉडिफाई होके डीएनए बना जो स्टेबल था. डीएनए ने काम करने के लिए आजू बाजू एक मेम्ब्रेन दिलवा दिया, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
और बना प्रोकैरियोटिक सेल। फिर मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि खुद का फूड बना के खाना आसान है कि रेडीमेड फूड खाना आसान है? सिंपल, यू नो इट वेरी वेल कि रेडीमेड फूड बना बनाया खाना आसान है। तो पहले प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स जो थे वो अनेरोबिक हेटेरोट्रॉफ थे। फिर आप बोलेंगे मैम फूड आया कहां से? तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल बनते गए। वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल को ये ऑर्गेनिज्म ने फूड बोल के यूज किया। So very primitive life form on this planet was prokaryotic heterotrophic anaerobe, right? फिर वो डेवलप होता गया, फूड खाता गया, फूड खत्म होने लगा। जैसे ही फूड खत्म होने लगा तो कुछ ऑर्गेनिज्म ने खुद का फूड बनाना शुरू किया, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स evolve. They are either chemoautotrophs और photoautotrophs. फिर फोटोऑटोट्रॉफ में दो प्रकार, जो वाटर यूज करते हैं CO2 प्लस वाटर गिविंग यू ग्लूकोज, इसमें ऑक्सीजन एवॉल्व होगा, उसको हमने बोला था ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। और एक प्रकार का फोटोसिंथेसिस होता है CO2 प्लस H2S, जो ग्लूकोज बनाता है लेकिन ऑक्सीजन एवॉल्व नहीं करता। ठीक है, सो ये लाइन ऑफ एवोल्यूशन याद है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सीखी थी। फर्स्ट वन प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक अनएरोबिक हेटेरोट्रॉफ, रेडीमेड फूड खाता गया, फूड खत्म होने लगा तो ऑटोट्रॉफ से इवॉल्व हो गए। कीमो ऑटोट्रॉफ्स आर मोस्ट प्रिमिटिव। ओके, देन फोटोऑटोट्रॉफ्स में अनऑक्सीजनिक ऑक्सीजनिक। जैसे ही ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हुआ तो ये प्लैनेट पे ऑक्सीजन आ गया। तो अभी तक अनएरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था, डोंट मिस, ये प्लैनेट में फ्री ऑक्सीजन नहीं था। तो फ्री ऑक्सीजन नहीं था तो जो भी ऑर्गेनिजम्स थे अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते थे, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज सिर्फ 2 ATP देता है, which is not sufficient to perform variety of life processes. तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता था, एक ग्लूकोज से 2 ATP बनाता था, वो बड़ा गरीब सेल था, क्योंकि वो फ्लरिश ना हो पाता था। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन डेवलप हुआ, ऑक्सीजन बना, तो अर्थ के ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ गया और एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब आया तो एक ग्लूकोज ने 38 ATP बनाए, एक ग्लूकोज ने 38 ATP बनाए, तो लाइफ रिच हो गया। ओके, तो यहाँ पे शुरुआत आ गई प्रोकैरियोटिक एरोबिकली रेस्पायरिंग हेटेरोट्रॉफ, राइट। ओके, सो ये पूरी बात हुई मोनेरा की। मोनेरा में सबसे प्रिमिटिव आर्कीबैक्टीरिया, देन यूबैक्टीरिया, और फिर आए ब्लू ग्रीन अलगा, सायानोबैक्टीरिया, जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ओके, फिर कुछ प्रोकैरियोटिक सेल एक दूसरे के अंदर रहने लगे और यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुआ। एंड देन व्हाट हैपेंड, यूकैरियोटिक सेल डेवलप्ड, राइट। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है वो यूनिसेल्युलर है, तो कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? वेरी करेक्ट, प्रोटिस्टा। तो प्रोकैरियोट से डेवलप हुए यूकैरियोट यूनिसेल्युलर। ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्युलर, प्रोटिस्ट आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, protists are eukaryotic unicellular, and here you get 3 lines of evolution. प्रोटिस्टा से हमको 3 लाइन एवोल्यूशन के मिलेंगे, फंगाई, प्लांटे, एनिमलिया। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थे कौन है? क्राइसोफाइट्स, डायटम, डायनोफ्लैजेलेट्स, राइट। इनसे ये लाइन डेवलप हो गई, दैट इज अलगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। Okay, so how plants grow, how plants evolve, and one very important question, why they evolve? Okay, that entire discussion will be there in the lesson. So can you relate the thing with the previous syllabus? Understood, right? So come to kingdom Plantae, evolution of plants. So how and why this evolution occurs? The evolution is betterment of life, and every organism will struggle for its betterment, which is based on adaptation. See, if you consider entire earth, mother planet, earth, you get variety of climatic condition. हर जगह देखो, बस इंडिया की बात करो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, okay, you will get change in temperature, change in climatic condition, change in rainfall, change in water availability, okay, and a number of things.
ओके, सो डे लेंथ कितना है, नाइट लेंथ कितना है, सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है. ओके, सो वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस आर देयर, हेंस वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स आर देयर. क्लाइमेट अलग अलग है, रहने के लिए जगह अलग अलग है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म को हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के लिए, अलग अलग जगहों में रहने के लिए खुद को अडाप्ट करना पड़ेगा. और उसी के अडाप्टेशन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल आ गया और एवोल्यूशन ऑब्वियसली होती गई. Okay, so simple. Why evolution occur? As I said, for betterment. Okay, so if we talk about that primitive life, primitive plant were in water. So in water, the life was luxurious. What is the problem? See, पानी के अंदर, just imagine, I am alga, you are alga. Okay, our class alga is in water. Okay, algal body. It is either filamentous or unicellular. Okay, बस आप filamentous कुछ सेल से बने हो. ये सेल भी पानी में डूबा है, ये सेल भी पानी में डूबा है, ये सेल के पास भी क्लोरोप्लास्ट है, ये सेल के पास भी क्लोरोप्लास्ट है. तो हर सेल पानी में डूबा है. जिसको भी पानी चाहिए वो सराउंडिंग में से पानी ले गया. तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं. ओके, हर सेल पानी में डूबा है. जब उसको चाहिए वो पानी ले लेगा. ओके, और खुद को हाइड्रेटेड रखेगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन चालू रखेगा. हर सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है तो वो फूड बनाएगा. हर सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है तो वो फूड बनाएगा. और फूड बनाएगा तो ऑब्वियसली ये सेल से दूसरे सेल को फूड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं. तो अलगा है, पानी में पड़ा है, राइट. पानी है, डेंस मीडिया है, तो पानी के अंदर खुद को स्टैंड इरेक्ट रखने के लिए उसके पास ना जाइलम होने की जरूरत है ना फ्लोएम होने की जरूरत है. See, xylem phloem are needed for transportation. As I said, alga cells don't need any transportation because all cells are in the water. All cells are preparing their food. So no need of xylem phloem. No need of mechanical tissue because water is holding, water is supporting the blue-green alga. Water is holding, water is supporting the blue-green alga. So it can just scatter itself in the water. बराबर. So luxurious life है. Okay, पानी है, फूड है, ना ट्रांसपोर्टेशन की चिंता है. देन CO2 जो फोटोसिंथेसिस के लिए लगता है वो भी वाटर में एटमॉस्फेयर से ज्यादा है. सो वाटर इज अबंडेंट, CO2 इज अबंडेंट, बोथ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड इज अबंडेंट. Okay, so life in water is wonderful, but only one thing you need to consider is that everywhere in water sunlight is not available. Everywhere in water sunlight is not available. So plant को CO2 मिल गया, पानी मिल गया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने वाला मीडिया मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको सनलाइट जो फूड बनाने के लिए जरूरी है वो पानी में हर जगह अवेलेबल नहीं है. तो उसने कहाँ पे ग्रो होना है? ओके, शैलो वाटर्स. ओके, हार्डली 20 फीट. ओके, हद हो गई 20 मीटर तक सनलाइट थोड़ा पेनिट्रेट होता है. उसके बाद डीप ओशन में पूरा डार्क अंधेरा होता है. देयर इज नो लाइट. आपने फाइंडिंग नेमो जैसी मूवी देखी है? आज का होमवर्क सबके लिए. ओके, गो थ्रू अ वंडरफुल मूवी ऑफ डिस्ने, फाइंडिंग नेमो. ओके, वहां पे नेमो का डिटर्मिनेशन देखना, वहां पे नेमो का अडेप्टेशन देखना, जिद देखना, और जो डिसाइड किया है वो करने की क्षमता देखना. इट्स अ सिंपल टाइनी फिश, राइट. और उसका डिटर्मिनेशन देख लो, दैट इज नीडेड. अगर वो है तो नीट आपके लिए बड़ा आसान है. ओके, एंड वन मोर थिंग, नेमो का डे 1 स्कूल का जिन्होंने देखा है, नेमो वेंट टू स्कूल डे 1 एंड सी द फ्लोरा ऑफ द ओशन. ओके, जस्ट लाइक shallow water में variety of plants, variety of shells, right, variety of mosses, right, variety of sponges are there. Okay, so all that structure will be available in the oceans when the sun can penetrate and the sea is not very deep. Okay, so पानी में, ओशन में, रिवर में, एवरीथिंग इज लग्जूरियस, बट एवरीवेयर सनलाइट इज नॉट अवेलेबल. ओके, डीप ओशन में आप नेमो में ही जाके आगे मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा डीप ओशन में, ओके, देयर इज नो लाइट, सो
So they take help of bioluminescence. What is bioluminescence? There are some species which can prepare their own light. जैसे आप firefly देखते हो, जुगनू, it can prepare biological light, bioluminescence, जुगनू, right? Okay, so that is what is. पानी में हर चीज है लेकिन हर जगह सनलाइट नहीं है, तो प्लांट को दिक्कत आ गई. मैंने बोला ना, प्लांट का एडेप्टेशन, प्लांट का डिटर्मिनेशन वंडरफुल है. तो प्लांट ने सोचा क्यों ना ऐसी जगह जाए जहां पे सनलाइट पूरे साल अवेलेबल है, जहां पे सनलाइट पूरे साल अवेलेबल है, बराबर. तो ऐसी जगह जाने की प्लांट ने ठान ली. तो पानी से निकल के वहां पे जाना है जहां पे सनलाइट है. वो प्लेस क्या है? लैंड. सो प्लांट डिसाइडेड टू गो टू लैंड. बट ऐसी बात थोड़ी ना है कि बैग पैक कर लिया, सामान पैक कर लिया, पानी से निकल गए, जमीन में आके ओके टेंट बनवा दिया और फिर बाद में घर बनवाया. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. ओके, सो हाउ वाज दैट? फर्स्ट प्लांट ने सोचा चलो पहले एम्फीबियन बनते हैं, मतलब कोस्टल एरिया पे ग्रो होते हैं. एम्फीबियन बनते हैं मतलब कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया मतलब जहां पे जमीन भी है और पानी भी है, ऐसी जगह में ग्रो होते हैं. दोज आर कॉल्ड एम्फीबियंस. ओके, सो अलगा जो पानी के अंदर सबमर्ज थे, वो बाहर आके किनार पट्टी, जिसको हम बोलेंगे कोस्टल एरिया बोलेंगे, यहाँ पे आके रहने के लिए उन्होंने खुद को अडॉप्ट कर लिया. एंड व्हाट वाज दैट? ब्रायोफाइट्स. सो अलगा आर कंप्लीटली एक्वेटिक. Alga are completely aquatic. They become amphibians, that is bryophytes. So what we said, alga were aquatic. Okay, so alga के properties हम क्या सीखेंगे? They are aquatic. They are submerged. They are present inside the water. Okay, they are either unicellular or they are fused or even some are colonial form. Okay, so they are basically aquatic. Okay, अब इन्हों को लाइक एज आई सेड कोस्टल एरिया पे आना था, तो ये बन गए एम्फीबियंस. ओके, चलो आप ही दिमाग लगाओ. अगर एक्वेटिक प्लांट बॉडी है तो इसको एज वी सेड इट हैज नो जाइलम एंड नो फ्लोएम, नो ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू. इट डजंट हैव रूट्स. पानी के अंदर ही डूबा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रूट की जरूरत नहीं है. हर सेल ग्रीन है तो डिफरेंट लीफ भी नहीं है और स्टेम भी नहीं है. Isn't it? So अलगा को ना रूट स्टेम लीफ की जरूरत है. ऑल सेल्स आर ग्रीन, ऑल सेल्स आर एम्बेडेड इन वाटर, नो जाइलम, नो फ्लोएम, दे आर कंप्लीटली एक्वेटिक, ऑल सेल्स आर फोटोसिंथेटिक, राइट. ऐसे प्लांट बॉडी को एक सिंपल सा शब्द यूज करते हैं, दैट इज थैलॉइड बॉडी. A body which is not having differentiated structure, root, stem, leaf, ऐसे अलग अलग ऑर्गन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? It will be thalloid body. So alga are aquatic, no xylem, no phloem, no root, no leaf, no stem, and they are completely thalloid body. तो ये पहले आ गए जमीन पे, बन गए एम्फीबियंस. तो उनको रियल रूट बनाने नहीं आए. They cannot. Okay, so obviously what they developed? Something root-like. They develop something root-like, जिसको शब्द है rhizoid. Root-like. याद करो, oid मतलब like. याद है? क्यूब जैसा, cuboid. म्यूकस जैसा, म्यूकॉइड. रूट जैसा, root-like, rhizoid. बराबर? So amphibians, that is bryophyte, have something like root. That is rhizoid. They don't have leaf, no leaf, no stem, and no xylem or phloem. So isn't it again a thalloid body? लेकिन इनको they are amphibian. Why we call them amphibian? They require salt water as well as soil. दोनों चाहिए. देखिए, दो जमीन को चिपक के ग्रो होते हैं. फ्यू सेल स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा है, रूट जैसा है, स्टेम जैसा है, लेकिन ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम उनके पास नहीं है. अलगा जमीन पे आने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. ओके, फिर इन्होंने अच्छे से रूट्स बना लिए. ओके, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर भी बना लिया और लीफ जैसा स्ट्रक्चर भी बना लिया.
So it is having well developed body. Along with that, they have primary xylem and phloem. बराबर. अब इनके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ गई, जाइलम फ्लोएम आ गया तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ गई. मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ गई तो प्लांट इरेक्ट खड़े रहने की कोशिश करने लगा. ओके, तो ये क्या बन गया? टेरिडोफाइट. ये क्या बन गया? टेरिडोफाइट. तो देखो, अलगा के पास नो जाइलम, नो फ्लोएम, थैलॉइड बॉडी, इमर्स्ड इन वाटर. Bryophytes, amphibian, they need water as well as soil. They grow prostrate, जमीन को चिपक के ग्रो होंगे. इनके पास रूट जैसा, लीफ जैसा, सेम जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन ट्रू कुछ भी नहीं है. और वो जमीन पे गए तो टेरिडोफाइट्स, दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट. जमीन पे आने वाला ये फर्स्ट लैंड प्लांट. ये जो फर्स्ट लैंड प्लांट है टेरिडोफाइट, इसके पास रूट है, स्टेम है, लीफ है, प्राइमरी जाइलम फ्लोएम है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके पास स्टोमेटा है. दे हैव स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज. राइट. ओके, फिर डेवलप हो गए जिम्नोस्पर्म, जिन्होंने एक वंडरफुल डेवलपमेंट किया. रिप्रोडक्शन के लिए सीड बनाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सीड बनाए. ये तो है ही. अब देखो, जैसे मॉडिफाई होगा तो जिम्नोस्पर्म के पास रूट, स्टेम, लीफ तो है ही. राइट. जाइलम फ्लोएम डेवलप्ड वाले है, स्टोमेटा ऑब्वियसली है, क्योंकि टेरिडोफाइट से वो और डेवलप्ड है. और एक वंडरफुल काम उन्होंने किया. व्हाट इज दैट? दे डेवलप्ड सीड्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. राइट. ओके, और अल्टीमेट मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज एंजियोस्पर्म, जिसके पास फ्रूट के अंदर सीड है. फ्रूट के अंदर सीड है. एंजियो मतलब क्लोज्ड, सीड मतलब स्पर्म. सो एंजियोस्पर्म्स जिनके पास इनक्लोज्ड सीड है, जिम्नोस्पर्म जिनके पास नेकेड सीड है. तो ये हो गई लाइन ऑफ एवोल्यूशन. पहले स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हुआ, जनरल बॉडी मॉडिफाई हुई. ओके, रूट, स्टेम, लीफ बन गया, स्टोमेटा आ गया. इसने जमीन पे आके खुद को एस्टेब्लिश कर लिया. अब नेक्स्ट पार्ट था प्रॉपर रिप्रोडक्शन करना, खुद के स्पेसीज को परपेचुएट करना. तो टेरिडोफाइट को ये अच्छे से नहीं आया, उसने कोशिश जी जान लगा के की. तो सक्सेसफुल सीड बना के खुद का बहुत अच्छा रिप्रोडक्शन करने वाले जिम्नोस्पर्म्स आ गए. जिम्नोस्पर्म के पास रूट, स्टेम, लीफ, डेवलप्ड जाइलम, फ्लोएम भी है, स्टोमेटा भी है, और सीड है, लेकिन फ्रूट नहीं. और अल्टीमेटली कौन बने? एंजियोस्पर्म्स, जिनके पास रूट, स्टेम, लीफ है, फ्लावर भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एज वेल एज उन्होंने फ्रूट बनाया जिसके अंदर सीड है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन. ये बहुत अच्छे से लिख लो. Flowering plants, kingdom plantae, lecture number 2. 6. We have briefed life cycle of angiosperm. और एंजियोस्पर्म में जब प्लांट मैच्योर होता है तो फ्लावर बनाता है. फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट से लेसन में भी सीखा था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट इसमें भी सीखा था. अब मैंने ब्रीफ करना है. दिस इज फ्लावर. Flower is a modified shoot tip designed for sexual reproduction. Top of the flower is called, चलो बोलो, pedicel. Tip of the pedicel which is swollen. This is tip of the pedicel which is swollen. This is called thalamus. Thalamus के 3 नाम बोले थे मैंने, आपको याद है? Thalamus, torus, receptacle, floral axis. Thalamus, torus, receptacle, floral axis. Right? ये जो फ्लोरल एक्सिस है वो कंडेंस्ड है, शॉर्ट हुआ है. कंडेंस्ड क्यों है? तो पहले कैसे था? सी, मैंने आपको ये डायग्राम उतार के बताई थी बार बार. ये नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट का शूट टिप है. ओके, नॉर्मल प्लांट का लीफ ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है. ये नॉर्मल प्लांट का लीफ है. राइट. ओके, अब ये जो लीफ है अगर दोनों साइड से होता था तो ये नॉर्मल शूट टिप है,
नॉर्मल ब्रांच का टिप है। लेकिन ये लीफ ने खुद को मॉडिफाई किया, ये लीफ ने खुद को मॉडिफाई किया और अब ये बन गया ये शेप का, तो ये बन गया सेपल, बराबर। फिर ये मॉडिफाई हो गया, अट्रैक्टिव कलरफुल बना, इट विल बी पेटल। देन और ये मॉडिफाई हुआ, इस प्रकार से बना, ये बना स्टेमन। और ये ऊपर का मॉडिफाई हो गया, ये बन गया कार्पेल। तो देखो नॉर्मल ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ ने खुद को मॉडिफाई किया, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल। ओके, नॉर्मल लीफ ने खुद को मॉडिफाई किया और ये दोनों साइड से, मतलब आई हैव ड्रॉन ए इमेजिनरी डायग्राम जिसमें इधर मैंने वेजिटेटिव शूट टिप ड्रॉ किया है और इधर मैंने आपको रिप्रोडक्टिव शूट टिप एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये टोटल पार्ट मॉडिफाई हो गया, इधर के भी लीव्स ऐसे मॉडिफाई हो गए और ये जो लंबा फ्लोरल एक्सिस था, ये नंबर पूरा जो एक्सिस है, ब्रांच है, ये कंडेंस हो गया और ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर अब बना थैलामस। अब बना थैलामस। तो हमने कैलकुलेट कैसे किया था? हाउ मेनी नोड्स इट हैज? 1 2 3 4। हाउ मेनी इंटरनोड इट हैज? 1 2 3। ओके, तो अगर ऊपर से मैंने दबाया तो ये इलोंगेटेड एक्सिस जो है वो कंडेंस्ड थैलामस बन गया, थैलामस, टोरस, रिसेप्टैकल, फ्लोरल एक्सिस। इसके ऊपर कितने नोड्स है? 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। कितने इंटरनोड्स है? 3। यू नो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ टू द स्टेम इज कॉल्ड नोड, एंड दो नोड के बीच में का जो एरिया है दैट इज इंटरनोड। So when it is suppressed, the internodes are condensed. When it is pressed, the internodes are condensed. Okay, and the floral axis is condensed thalamus, जिसमें कि ये रिप्रोडक्टिव व्हर्ल इस प्रकार से अरेंज नहीं है, इस प्रकार से अरेंज। तो आप बोलेंगे मैडम ये ऐसा क्यों आपने उतार के बताया? आपको रिलेट करने के लिए कि ऐसा था, ये मॉडिफाई हुआ और एक मॉडिफिकेशन हुआ फ्लोरल एक्सिस कंडेंस होने के बाद बना। लेकिन कुछ फ्लावर में हमको ये इलोंगेटेड पार्ट अभी भी दिखता है। दैट इज द प्रूफ विच इंडिकेट्स दैट द नॉर्मल वेजिटेटिव शूट टिप इज मॉडिफाइड टू फ्लावर, बराबर। तो ये जो आउटर मोस्ट मॉडिफाइड फ्लोरल लीफ है, इसको हमने क्या बोला? सेपल। ये एक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? सेपल। ओके, लेकिन फ्लावर पे ये नोड पे बहुत सारे सेपल अरेंज हैं। देखो ये एक सेपल, ये दूसरा सेपल, ये तीसरा सेपल, ये चौथा सेपल, बराबर। ओके, सो सी नाउ दिस ग्रुप ऑफ सेपल, 1 2 3 4, तो एक को बोलेंगे सेपल और ग्रुप ऑफ सेपल को हमने कौन सा शब्द यूज किया था? कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स आर कैलिक्स। ओके, अब ये पेटल से जो अटैच्ड है, देखो मॉर्फोलॉजी में आपने सीखा है पेटल्स आर यूनाइटेड, गैमोपेटलस कंडीशन। ओके, सो इट इज पेटल्स एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड करोला। Group of petals are called corolla. Then this one single is a stamen. Group of stamen present on same node. Flower के third node पे stamen है. Okay, तो पूरे stamen को मिला के क्या बनेगा? It will be androecium. And carpel, which is a female reproductive structure, उससे बनेगा gynoecium. Right? So shoot tip is modified to form the flower. बराबर? तो सिंपल अब मुझे ये डायग्राम में रिलेट क्या करना है? ये लीफ जो है, जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ है, वो फ्लावर के मॉडिफाइड लीफ हो गए। दे आर मॉडिफाइड लीफ। मॉडिफाइड लीफ की एग्जाम्पल क्या है? सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल। राइट? So these are all modified leaf. Sepal, petal, stamen, carpel are modified leaf. Okay, अब modified leaf में दो प्रकार है। सेपल पेटल नॉन इसेंशियल है, स्टेमन कार्पेल इसेंशियल है। क्यों?
क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सच में पार्टिसिपेट करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पोर्स मिलते हैं, स्पोर्स लगते हैं, वो बनाते हैं, राइट? ओके, so see, the stamen carpel are the modified leaf. ओके, वैसे तो सेपल पेटल स्टेमन कार्पेल सबके सब मॉडिफाइड लीफ है, लेकिन इसेंशियल लीफ कौन से है? मॉडिफाइड इसेंशियल फ्लोरल लीफ, राइट? इसके दो प्रकार मैंने अभी आपको बोले, वन इज स्टेमन, राइट, एंड अदर इज कार्पेल। स्टेमन एंड कार्पेल, इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ? ये सबके सब मॉडिफाइड है, लेकिन स्टेमन और कार्पेल में मॉडिफिकेशन क्या है? स्टेमन इज डिजाइन्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोलन, दैट इज माइक्रोस्पोर। स्टेमन इज डिजाइन्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोलन, दैट इज माइक्रोस्पोर, एंड कार्पेल इज डिजाइन्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। बराबर? तो देखो, मॉडिफाइड लीफ, फ्लोरल लीफ, दे आर इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। इसेंशियल के दो प्रकार, स्टेमन और कार्पेल। स्टेमन इज डिजाइन्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, कार्पेल इज डिजाइन्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो चलो अब इसको और सिस्टमैटिकली लिखते हैं। स्पोर बनाने वाला लीफ, फ्लोरल लीफ, विच इज डिजाइन्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, इज स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोर बनाने वाला, माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोर बनाने वाला, मेगास्पोरोफिल। ओके, तो ये डायग्राम को हम और थोड़ा सिस्टमैटिक ड्रॉ करते हैं, आप उसको कॉपी कर लो। See, this is systematic diagram explaining the words which are already discussed. Okay, so see, modified leaf, floral leaf. Okay, floral leaf are calyx, sepal, petal, stamen, carpel. Sepal petal are non-essential. Essential whorls में आएंगे spore producing leaf, sporophyll. तो इसका स्प्लिट अप, ये शब्द को कैसे ध्यान रखेंगे? स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ, स्पोरोफिल। ओके, अगर स्पोर माइक्रोस्पोर है तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल प्रोड्यूसिंग लीफ, माइक्रोस्पोरोफिल also called stamen, right? And megasporophil also called carpel, megaspore producing leaf. ओके, अगर इसके आप तीन पार्ट हम देखते हैं, इसके अगर हम तीन पार्ट देखते हैं तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कार्पेल के तीन पार्ट, एंथर कनेक्टिव फिलामेंट, स्टेमन के तीन पार्ट, राइट? ये पूरा आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सीख चुके हो, एंजियोस्पर्म में सीख चुके हो, बराबर? तो स्टेमन के अंदर यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। ओवरी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल है, ओवरी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल है, राइट? और ओव्यूल हमको यहाँ पे मेगास्पोर देगा, राइट? ओके, तो अब शब्द देखो, माइक्रोस्पोर बनाने वाला लीफ, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोर होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सैक, बराबर? मेगास्पोर बनाने वाला फ्लोरल लीफ, मेगास्पोरोफिल, कार्पेल। इसके अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के न्यूसेलस को हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया। तो ये शब्द थोड़े कंफ्यूजिंग है, मीनिंग ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत ना होगी। प्लीज कंप्लीट राइटिंग।